नमस्कार साहब, संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और मुख्य खबर से पहले मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भादरा क्षेत्र की राजनीति और दिलचस्प राजनीति पर आज बात करेंगे। और रूस यूक्रेन की खास अपडेट आपको बताएंगे, भादरा आसपास समाचारों की भी बताएंगे। और दोस्तों, जो आज प्रथम शुरुआत करते हैं तो 1660 आज मामले आए हैं कोरोना के। दोस्तों, रिकवरी रेट 98.8 आ चुका है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विश्व में जो मामले एकाएक कोरोना के तेजी से बढ़े हैं, उससे दोस्तों एहतियातन हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। तो कुल मिला के दोस्तों, जो सक्रिय मामले बचे हैं भारत में वो 16,741 है। और आज से दोस्तों आईपीएल क्रिकेट की शुरुआत हो रही है। विश्व का सबसे पॉपुलर क्रिकेट लीग माना जाता है। और दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई आज 7:30 बजे। जब हम समाचार आपको बता रहे हैं तो 7:30 बजे प्रथम मुकाबला प्रारंभ हुआ है या होने वाला है। चेन्नई सुपर किंग व कोलकाता नाइट राइडर के बीच में ये प्रथम मुकाबला है। और कल 2 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस के विरुद्ध होगा पहला मुकाबला 3:30 बजे कल। और दूसरा 7:30 बजे शाम को जो होगा वो होगा पंजाब किंग 11 और रॉयल चैलेंजर्स के बीच। तो दोस्तों, दिलचस्प मुकाबले हैं। हम लगातार मुकाबलों के बारे में भी बताते रहेंगे। क्रिकेट के दिलचस्प ये मुकाबले हैं। इसके अलावा दोस्तों, आसपास से खबरों का जिक्र करते हैं। विकास बांदर के हत्यारों को दोस्तों आजीवन कारावास मिला है। और 8 साल बाद विकास बांदर, जो कि सुखदेव सिंह शेखावत के खास माने जाते थे और उनके साथ में रहते थे, और जो 2014 में 10 सितंबर को जब मेले के दौरान पार्किंग की व्यवस्थाएं संभाले हुए थे, तो उस समय कुछ लोगों से उनका झगड़ा हो गया था विकास बांदर का। और वो लोग झगड़ा करने के बाद में कुछ देर बाद में दोबारा आए और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए दोस्तों उनकी हत्या कर दी। और मौके पर ही विकास बांदर की हत्या हो गई थी। तो इसको लेकर दोस्तों, फतेहाबाद जिले के भट्टू कला निवासी सुनील उर्फ साडू पुत्र सुखबीर सिंह और फतेहाबाद के ही खुइया निवासी दोस्तों विक्रम पुत्र ओम प्रकाश, परमवीर उर्फ पंजी और इंद्रजीत आदि का दोस्तों झगड़ा हुआ था। और ये आरोपी थे। और गोगामेड़ी थाने में, पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो पुलिस ने न्यायालय में करीब 26 के करीब गवाह पेश किए थे, जिनकी गवाहियां हुई थी। और एडीजे नौर के केदारनाथ की अदालत में दोस्तों सुनवाई करते हुए इस मामले में सुनील उर्फ साडू और विक्रम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई दोस्तों। और 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। और परमवीर व इंद्रजीत को बरी कर दिया गया इस मामले में। इसके अलावा दोस्तों, खबर बजरंग सारण की है। बजरंग सारण ने कल दोस्तों ज्ञापन दिया था शुक्रवार को जिला कलेक्टर के नाम रामगढ़ के नायब तहसीलदार को। और ये ज्ञापन सौंपा था दोस्तों फसल बीमा योजना के लिए क्रॉप कटिंग दोबारा करने की मांग को लेकर। और इसकी मांग को लेकर जो विभिन्न बिंदुओं पर इसमें मुख्य रूप से फोकस डाला गया वो ये है कि फसल सुरक्षित निकालने के बाद से घर तक सुरक्षित लाने तक बीमा होता है। और दोस्तों, इसीलिए आजकल मौसम का बदलाव हुआ और तापमान भी तेजी से घटता बढ़ता जा रहा है। तो इसको लेकर भी फसलों में नुकसान हुआ है। और नुकसान का प्रतिशत भी 50 से 90% बताया जा रहा है। इसके अलावा नौर भादरा में क्रॉप कटिंग हो चुकी है। और मोबाइल के माध्यम से हुई इस क्रॉप कटिंग के तुरंत बाद ऑनलाइन पर इसको दर्ज कर दिया जाता है, जिसके लिए दोस्तों इसको दोबारा से दुरुस्त करना की मांग की गई है। और क्रॉप कटिंग एक बार दोबारा से करने की मांग जो है वो बजरंग सारण द्वारा की गई है। तो इसके अलावा दोस्तों, अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज हम सबसे बड़ी एक प्रकार से राजनीतिक समीक्षा आज करने जा रहे हैं। और कल भी हमने राजनीतिक समीक्षा की थी दोस्तों, बेनीवाल परिवार के बारे में विस्तार से आपको बताया था। तो आज भी हम दिलचस्प दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी परिवार की हम समीक्षा कर रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा बार उस परिवार से भादरा क्षेत्र में विधायक बने हैं। और सबसे ज़्यादा बार ही उसी परिवार से प्रधान बने हैं पंचायत समिति में।
तो दोस्तों ऐसा कौन सा परिवार है? कल भी हमने समीक्षा की थी बेनीवाल परिवार की। तो गांधी बड़ी का बेनीवाल परिवार दोस्तों बहुत विशाल बड़ा परिवार है और बहुत पुराना राजनीतिक उनका अनुभव भी है। तो दोस्तों कुल मिला के शुरुआत करते हैं, हम आपको बताएंगे डूडी परिवार में कितने विधायक बन चुके हैं और कितनी बार प्रधानी डूडी परिवार में मिली है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज डूडी परिवार से। और डूडी परिवार में दोस्तों सबसे पहले हमने आपको पहले भी बताया था कि जसवंत डूडी, जो कि यशवंत डूडी है, उन्होंने 1972 में राजनीति की शुरुआत की थी इस डूडी परिवार में। और डूडी परिवार में जो राजनीति की शुरुआत एक प्रकार से विधानसभाई राजनीति की शुरुआत करने वाले हैं वो यशवंत सिंह डूडी ही माने जाते हैं, जिन्होंने 1972 को विधानसभा का चुनाव लड़ा। और उस समय मैं आपको बताऊं तो ज्ञान सिंह चौधरी 1972 को जब बादरा के प्रथम बार विधायक बने थे 34,554 वोट लेकर, उस समय यशवंत डूडी निर्दलीय टिकट से चुनाव लड़े थे और यशवंत डूडी ने 28,887 वोट लिए थे दोस्तों। तो यहाँ डूडी परिवार की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में दोस्तों 1977 को लालचंद डूडी जेएनपी से चुनाव लड़कर 22,705 वोट लेकर बादरा के विधायक बने थे। तो एक प्रकार से यशवंत डूडी से भी कम वोट मिले थे लालचंद डूडी को, लेकिन विधायक बने थे। करीब 6,000 से कहीं अधिक वोट यशवंत डूडी को मिले थे, लेकिन वो विधायक नहीं बन पाए थे। उस समय ज्ञान सिंह चौधरी की लहर थी और ज्ञान सिंह चौधरी विधायक बने थे। तो कुल मिला के यहाँ लालचंद डूडी जब प्रथम बार विधायक बने तो उन्होंने दयाराम बेनीवाल को हराया था, जो कि संजीव बेनीवाल के पिता है। दोस्तों संजीव बेनीवाल के पिता को 16,969 वोट मिले थे। तो प्रथम विधायक बने लालचंद डूडी परिवार की तरफ से। और उसके बाद में 1985 को एक बार फिर लालचंद डूडी एलकेडी पार्टी से 38,870 वोट लेकर दूसरी बार विधायक बने। और यहाँ उन्होंने जब कांग्रेस की टिकट ज्ञान सिंह चौधरी की कटी थी तो उस समय ज्ञान सिंह जी की जगह उनकी धर्मपत्नी विमला चौधरी को कांग्रेस की टिकट दी गई थी और विमला चौधरी ने यहाँ रनर रहते हुए 29,643 वोट प्राप्त किए थे। तो ये दूसरी पारी थी लालचंद डूडी की। और इसके बाद लगातार लालचंद डूडी अगली योजना 1990 में फिर बादरा के विधायक बने और इस बार जनता दल की टिकट से चुनाव लड़ा था और 47,217 वोट लेकर विधायक बने थे। और इस बार इनके सामने एक बार फिर विमला चौधरी जब हार गई थी तो उसके बाद में फिर ज्ञान सिंह चौधरी को कांग्रेस की टिकट मिली और 35,276 वोट ज्ञान सिंह चौधरी ने यहाँ लिए थे। तो 3 बार विधायक लालचंद डूडी रहे हैं और चौथी बार इस डूडी परिवार में विधायक बने थे स्वर्गीय लालचंद डूडी के बड़े सुपुत्र जयदीप डूडी। निर्दलीय खड़े हुए थे 2008 में और 76,071 वोट लेकर दोस्तों 49.3% मत लेकर बादरा विधानसभा का दूसरा सबसे बड़ा मत प्रतिशत है ये, और लेकर विधायक बने थे। और यहाँ रनर रहे थे संजीव बेनीवाल, जिनको कांग्रेस की टिकट मिली थी। यहाँ ज्ञान सिंह चौधरी की टिकट कट चुकी थी और संजीव बेनीवाल एक नए नेता का उदय हो चुका था। और उससे पहले भी 1993 में भी ज्ञान सिंह चौधरी की टिकट कटी थी, तब सुरेश चौधरी को टिकट मिली थी। तो यहाँ अब नए योद्धा आ चुके और 40,796 मत लिए, 26.4% मत प्राप्त किए। तो ये चौथी बार डूडी परिवार में विधायक बनने का अवसर प्रदान हुआ। तो 3 बार प्रधान डूडी परिवार में कौन रहे हैं इसके बारे में हम बताएं तो यशवंत डूडी 9/7/1988 से 10/7/1991 तक 3 वर्ष के लिए प्रधान रहे थे। सबसे पहले प्रधान बने थे और इसके बाद में लालचंद डूडी स्वयं 11/2/2000 से और 20/10/2003 तक 3 वर्ष और 8 माह करीब प्रधान रहे थे और इसी दौरान उनका आकस्मिक निधन भी हो गया था दोस्तों। तो पूरे बादरा में शोक की लहर छा गई थी और उसके बाद में करीब 1 वर्ष पश्चात 18/2/2004 से 10/2/2005 तक 1 वर्ष के लिए जयदीप डूडी बादरा पंचायत समिति के प्रधान बने थे। तो ये दोस्तों डूडी परिवार का पूरा बादरा का राजनीतिक कैरियर है, जिसमें 4 बार डूडी परिवार से विधायक रहे हैं
और 3 बार प्रधान। इसके बाद में गांधी परिवार से अगर गांधी बड़ी के बेनीवाल परिवार से दोस्तों हम देखें तो यहाँ भी दोस्तों 4 बार विधायक बने हैं गांधी बेनीवाल परिवार से भी। और यहाँ 4 बार विधायक कौन बने हैं इस गांधी परिवार में, गांधी बड़ी परिवार में दोस्तों? तो सबसे पहले 1962 में चौधरी हरदत्त सिंह निर्दलीय की टिकट लेकर दोस्तों 24,823 वोट लेकर विधायक बने थे। उसके बाद में 1965 को संजीव बेनीवाल के पिता दयाराम बेनीवाल यहाँ विधायक बने थे। और उसके बाद में स्वयं में संजीव बेनीवाल 1998 में विधायक बने थे कांग्रेस की टिकट लेकर 41,624 वोट लिए थे। और यहाँ रनर रहे थे लालचंद डूडी, दिग्गज नेता दोस्तों, भाजपा की टिकट से चुनाव लड़े थे और उनको हराया था संजीव बेनीवाल ने। 39,080 वोट लिए थे लालचंद डूडी ने यहाँ। इसके बाद में 2013 में फिर बेनीवाल परिवार के संजीव बेनीवाल यहाँ विधायक बने और 65,040 वोट लिए दोस्तों। और यहाँ बलवान पुनिया कामरेड को रनर रहे और उनको हराया। 38,552 वोट बलवान पुनिया ने लिए। तो 4 बार बेनीवाल परिवार गांधी बड़ी के दोस्तों विधायक रहे हैं डूडी परिवार की तरह। 4 बार डूडी परिवार में विधायक का पद रहा है और 4 ही बार बेनीवाल परिवार गांधी बड़ी में विधायक का पद रहा है। तो यहाँ 2 बार प्रधान कौन बने थे दोस्तों? सबसे पहले यहाँ दयाराम बेनीवाल जो कि संजीव बेनीवाल के पिता है, वो प्रधान बने थे 18/6/1972 से 17/5/1977 तक पूरे 5 वर्ष यहाँ प्रधान रहे थे दयाराम बेनीवाल। इसके बाद में दोस्तों संतोष बेनीवाल संजीव बेनीवाल की धर्मपत्नी प्रधान रही 7/2/2015 से 7/2/2020 तक, अर्थात पूरे 5 साल संतोष बेनीवाल प्रधान के पद पर रही। तो यहाँ अगर देखें तो 2 बार प्रधान के पद और 4 बार विधायक का गौरव प्राप्त किया है बेनीवाल परिवार ने। डूडी परिवार ने 4 बार विधायक 3 बार प्रधान का पद प्राप्त किया है। अब कस्बा परिवार का भी दोस्तों अगर ग्राफ देखें तो यहाँ मात्र उत्तरादावास के कस्बा परिवार ने 3 बार विधायक का गौरव प्राप्त किया है और 3 बार प्रधान पद पर भी कस्बा परिवार रहा है। यहाँ मैं बताऊं तो 1972 को ज्ञान सिंह चौधरी कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े, 34,554 वोट लिए। यशवंत डूडी निर्दलीय यहाँ चुनाव लड़े, 28,887 वोट लिए और पहली बार विधायक बने थे ज्ञान सिंह चौधरी। उसके बाद में 1980 को ज्ञान सिंह चौधरी को फिर कांग्रेस की टिकट मिली और 29,765 वोट लेकर रिसाल सिंह पूनिया निर्दलीय को हराया था। 18,105 वोट लिए थे रिसाल सिंह पूनिया ने और यहाँ दूसरी बार विधायक बने थे ज्ञान सिंह चौधरी। इसके बाद में 1993 में ज्ञान सिंह चौधरी की टिकट कट चुकी थी लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ा, 45,875 वोट लिए और यहाँ दोस्तों भाजपा के लालचंद डूडी को 30,277 वोट मिले थे, उनको हराया था ज्ञान सिंह चौधरी ने। करीब 15,000 से अधिक वोटों से हराया था। तो ये बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी ज्ञान सिंह चौधरी ने। 3 बार ज्ञान सिंह चौधरी परिवार रहे, कस्बा परिवार में और कोई यहाँ विधायक नहीं रहा। अब प्रधान की बात करें तो 3 बार प्रधान बने हैं कस्बा परिवार से ज्ञान सिंह चौधरी के भाई प्रताप सिंह दोस्तों 9/2/1965 को और 18/2/1968 तक 3 वर्ष तक प्रधान रहे प्रताप सिंह। इसके बाद में एक बार फिर प्रताप सिंह प्रधान बने 1/1/1982 से 3/7/1988 तक, लगातार 6 वर्ष तक, बीच में चुनाव नहीं हुए थे तो लगातार प्रधान रहे थे 6 वर्ष तक। तो 9 वर्ष तक सर्वाधिक प्रधान बनने का रिकॉर्ड जो है वो प्रताप सिंह के नाम है। बादरा तहसील में सर्वाधिक प्रधान के पद पर अगर कोई व्यक्ति रहा है तो वो कस्बा परिवार के प्रताप सिंह है, उनके नाम ये रिकॉर्ड है। और उसके बाद में विमला चौधरी 17/2/1995 को प्रधान बनी थी और 2/1/1998 तक करीब 3 वर्ष तक वे प्रधान के पद पर रही। तो सर्वाधिक अगर प्रधान का पद का देखें तो दोस्तों ये कस्बा परिवार है, सबसे ज़्यादा प्रधान के पद पर रहे। और अगर डूडी परिवार में देखें कितने वर्ष तक प्रधान का पद रहा है तो मात्र 8 वर्ष से कम ही रहा है दोस्तों। और अगर बेनीवाल परिवार का देखें तो 10 वर्ष और यहाँ अगर कस्बा परिवार का देखें तो दोस्तों 9 वर्ष तो अकेले प्रताप सिंह रहे और 3 वर्ष विमला डूडी, 12 वर्ष तक प्रधान
बनने का गौरव कस्बा परिवार को है। तो ये तीनों ही विशाल धुरंधर परिवार है बादरा विधानसभा क्षेत्र के। तीनों के बारे में विस्तार से हमने आपको बताया है दोस्तों। आगे भी किसी परिवार की विस्तार से समीक्षा हम करेंगे। अब जल्दी से दोस्तों आपको रूस यूक्रेन युद्ध की अपडेट बता देते हैं। रूस और यूक्रेन का दोस्तों 31वां दिन है और लगातार ये युद्ध जो है वो लंबा खिंचता जा रहा है दोस्तों। आज हम अहम बात करेंगे युद्ध को लेकर, और जैसे जैसे ये लंबा खिंच रहा है दोस्तों, रूस और अमेरिका विश्व की दो महाशक्तियां हैं दोस्तों, और परमाणु बमों का जखीरा है और सबसे बड़ी सैन्य ताकतें भी ये दो देश है दोस्तों। और इनके साथ अगर किसी देश का युद्ध होता है और वो इतना लंबा खींचता है तो दोस्तों सवाल उठने लाजमी और पूरी दुनिया का चिंतित होना भी लाजमी है दोस्तों। हम छोटी सी बात आपको बताएंगे दोस्तों। भारत ने भी युद्ध लड़े हैं पाकिस्तान के साथ, 2 युद्ध लड़े हैं। एक युद्ध चीन के साथ भी हमने लड़ा है। जब पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा था तो दोस्तों बांग्लादेश से अलग बना था। उस समय मात्र 13 दिन में भारत ने युद्ध का परिणाम ला दिया था और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था और बांग्लादेश को अलग कर दिया था। और भारत में तो दोस्तों महाभारत भी मात्र 18 दिनों में सिमट चुका था। 18 दिनों में महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया था। तो यहाँ दोस्तों 31वां दिन है युद्ध का, और युद्ध की विभीषिका लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर दोस्तों ढूंढ ढूंढ कर रूस जो है वार कर रहा है, और यूक्रेन में नाटो की तरफ से आने वाले देशों के तमाम रास्तों को ढूंढ ढूंढ कर अवरुद्ध किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है रूस द्वारा, ताकि जल्द से जल्द यूक्रेन पर फतेह पा ली जाए, विजय पा ली जाए। लेकिन इसी दौरान दोस्तों गुपचुप तरीके से जिस प्रकार से बड़ी संख्या में मदद यूक्रेन की तरफ से पहुंचाई गई है, नाटो की तरफ से, यूरोपीय देशों की तरफ से, यही कमाल है कि अब तक युद्ध लंबा चल रहा है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो पूरी दुनिया इस वक्त दोस्तों इस स्थिति में है और भयभीत है कि ये युद्ध कहीं ना कहीं विश्व युद्ध का रुख ना अख्तियार कर ले और यहाँ परमाणु बमों का इस्तेमाल ना हो जाए। इससे तो दोस्तों पूरी दुनिया के देश ही डरते हैं। और यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में जहाँ दोस्तों सेना यूक्रेन की छुप छुप कर वार कर रही थी, वहाँ भी अब रूस द्वारा छान छान कर दोस्तों ढूंढ ढूंढ कर और ट्रैक कर करके पोजीशन जो उनकी है वो हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेनी सिस्टम जो है वो ज़्यादा मजबूत था दोस्तों। रूस का पूरा सिस्टम हैंग कर लिया गया था, उनकी सारी लोकेशन ट्रैक कर ली गई थी, उनके सारे के सारे जो सूचना का तंत्र था उनको हैंग कर लिया गया था। यही रीज़न रहा कि ये युद्ध लंबा चल रहा है और रूस की हर पॉलिसी यूक्रेन के पास पहुंच रही थी, और इसीलिए सबसे ज़्यादा रूस का भी बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है। हालांकि आज रूस ने दावा किया है कि 32,000 से कहीं अधिक सैनिक हमने यूक्रेन के मार दिए, जबकि करीब 20,000 सैनिक मारने के दावे यूक्रेन भी रूस के कर रहा है। इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन दोस्तों किसी महाशक्ति का इतना बड़ा नुकसान हो तो ये चिंता की बात है और एक प्रकार से उस पर सवालिया निशान भी उठते हैं। तो कुल मिला के रूस की एक प्रकार से बैक फ्रंट पर जाने की और लंबा युद्ध खींचने की, अभी तक जीत प्राप्त नहीं करने का क्या रीजन रहा दोस्तों, हम इसके ऊपर अगर बात करें तो नाटो और यूरोपीय देशों की मदद गुपचुप तरीके से भी इसका एक कारण हो सकता है। और रूस का एक प्रकार से यूक्रेन के प्रति अनुमान भी गलत हो सकता है। और रूस के सैन्य उपकरण पुराने हो गए हैं, ऐसा अमेरिका भी आरोप लगा रहा है। और दोस्तों अमेरिका तो एक और आरोप लगा रहा है कि इस युद्ध के दौरान जितने भी बम रूस द्वारा फेंके गए हैं वो 60% से अधिक फटे नहीं हैं। तो दोस्तों ये भी एक कारण है कि 60% बम इसके फटे ही नहीं है, 40% बम ही फटे। तो यहाँ रूस के ऊपर बड़ा सवालिया निशान है और हमला एक प्रकार से कमजोर रणनीति के तहत भी किया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। और छापामार युद्ध नीति रूस पर भारी पड़ रही हो यूक्रेन की, ये भी हो सकता है। और एक प्रकार से हजारों की संख्या में लैंड माइन्स बिछा दिए गए थे यूक्रेन की सेना द्वारा, जिससे
तोपें और टैंक, रूस के सबसे ज़्यादा सैन्य वाहन जो बर्बाद हुए वो इसी कारण हुए, और 12,000 से कहीं अधिक माइंस को डिफ्यूज कर दिया गया रूस के द्वारा। तो ये भी एक लंबा खिंचने का कारण है कि संभल संभल के रूस के सैनिकों को चलना पड़ रहा है। हवाई हमलों में कमी नहीं है, यही रीज़न है कि पूरे यूक्रेन के शहरों को बर्बाद रूस द्वारा कर दिया गया। हवाई ताकत जो है रूस की, वो जरूर कहर बरपा रही है पूरे यूक्रेन पर। यही कारण है कि जो थल सेना है वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही है। तो परमाणु ताकत का फायदा भी संभवतः रूस को मिल रहा है। अभी तक रूस डटा हुआ है, और ये डर पूरी दुनिया को, यूक्रेन को भी है, नाटो को भी है, यूरोपीय देशों को भी है, और नाटो यूरोप भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है। ये भी एक कारण है कि रूस अभी तक मैदान में डटा हुआ है, और रूस जो है खौफ पैदा कर रहा है पूरे विश्व के लिए, और विश्व के लिए खतरा बना हुआ है रूस। दोस्तों, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन नया मोड़ पूरे विश्व के परिदृश्य में आना शुरू हो गया है दोस्तों। जिस प्रकार से चीन भी ताइवान पर अटैक करने की साजिश रच रहा है, और कभी भी हमला हो सकता है दोस्तों, ऐसी रणनीति लीक हो रही है पूरी दुनिया में, ऐसी खबरें वायरल हो रही है। इसके अलावा अजरबैजान में अमोनिया के बीच भी आज युद्ध छिड़ा दोस्तों। अजरबैजान ने अमोनिया पर, जो कुछ दिन पहले दोस्तों इनकी भीषण युद्ध हुआ था, और अजरबैजान ने अमोनिया को चारों खाने चित किया था, जबरदस्त हमला करके उसको एक प्रकार से घुटने टेक पर मजबूर कर दिया था। एक बार फिर हमला किया, और इसी के साथ दोस्तों ईरान से भी पाकिस्तान में एक मिसाइल दागी गई, जिससे पाकिस्तान के बड़ी संख्या में सैनिक मरने की खबरें हैं, और पाकिस्तान ने इसकी पुष्टि भी की, और पाकिस्तान जवाबी हमला करने की तैयारी भी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में जो तख्ता पलट का संकट चल रहा है दोस्तों, वो लगभग वो भी, उससे भी पाकिस्तान हैरान परेशान है और दुखी व्यथित है। तो कुल मिला के दोस्तों रूस का जो नुकसान हो रहा है वो कुल मिला के प्रतिबंधों से हो रहा है। प्रतिबंध रूस पर पहले भी लगे थे, उससे उबर भी चुका है रूस, लेकिन क्या यूक्रेन उबर पाएगा दोस्तों? सैकड़ों सालों तक भी यूक्रेन नहीं उबर सकता, ऐसे जख्म रूस ने दिए। और रूस तो बार बार दोस्तों ऐसी, रूस का सैन्य नुकसान हुआ है, रूस के बुनियादी ढांचे को किसी ने चोट नहीं पहुंचाई है, लेकिन यूक्रेन का तो पूरा बुनियादी ढांचा ही रूस द्वारा ढहा दिया गया है। लेकिन सैन्य नुकसान और जो प्रतिबंध लगे उससे तो पहले भी रूस पार पाता रहा है, और रूस की गैस और रूस का तेल दोस्तों, और रूस के सैन्य हथियार, उनकी कंपनियां रूस की सबसे बड़ी ताकत है, और उसके दम पर फिर एक बार रूस जो है वो पुनः उभर सकता है। लेकिन यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, और ये ज़ेलेंस्की की नीतियों के चलते हुआ है दोस्तों। कोई अगर युद्ध में हार रहा है तो उस सेनाध्यक्ष को सरेंडर करना होता है, लेकिन यहाँ ज़ेलेंस्की ने अपनी पूरी की पूरी नागरिकों को, पूरी की पूरी सेना को बर्बाद करवा दिया, पूरा बुनियादी ढांचा ढहा दिया, लेकिन सरेंडर नहीं किया, और नाटो की शरण में जाते हुए वहाँ उठपटांग बयान देते रहे, और पूरी सेना को, पूरे अपने नागरिकों को और पूरे बुनियादी ढांचे को बर्बाद करना मंजूर किया है। तो कुल मिला के दोस्तों ये रही आज की समीक्षा, और जल्दी से हम आपको मंडी के भाव और मौसम के मिजाज के बारे में बता देते हैं। दोस्तों बादरा से शुरुआत करते हैं। बादरा में गुआर आज 5392 रुपए की बोली लगी है, 5875 तक चली, 5634 औसत भाव रहे। जबकि नौर में सरसों दोस्तों 6900 रुपये, चना 4815, तारा मीरा 5400, और गुआर के भाव 5858, मूंग के भाव 6800, जबकि मोट के भाव 7125, गेहूं के भाव 6160, जबकि जौ के भाव 2760, और अरंडी के भाव 7360 रुपये प्रति क्विंटल रहे। जबकि सरसा मंडी में सरसों दोस्तों 6715 रही, सूरतगढ़ मंडी में सरसों 6551 रही, जबकि आदमपुर मंडी में सरसों 6661, गंगानगर मंडी में 6760 रही सरसों, और बुन्ना मंडी में 6555 रही सरसों, सिवानी मंडी में सरसों के भाव 6500, और बरवाड़ा मंडी में 6634, जबकि गोलूवाला मंडी में सरसों के भाव रहे 6800 रुपये प्रति कुंटल के। इसके अलावा दोस्तों आज 26 मार्च है, और यहाँ आज 38 डिग्री टेम्परेचर हाईएस्ट नोट किया गया, और 22 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, 40 किलोमीटर की रफ्तार से झोंके भी आज लगे हैं। वहाँ के बादल बिल्कुल नहीं थे, और रात्रि को भी मात्र 10-15% ही बादल छाए रहेंगे। 30 से 36 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। कल 27 मार्च को कैसा रहेगा मौसम? 22 से 34 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा, जबकि 37 से 40 डिग्री टेम्परेचर कल रह सकता है दोस्तों।
कल एक बार फिर 40 डिग्री का टेम्परेचर का जो पारा है वो छू सकता है, इतना पारा चढ़ सकता है। तो गर्मी कल हाईएस्ट रहने की उम्मीद है और 32 से 38 डिग्री शाम को रहेगा, जबकि बादल बिल्कुल नहीं होंगे। रात्रि को भी बादल बिल्कुल नहीं होंगे, आसमान साफ होगा, लेकिन हवाएं तेज चलेगी 11 से 22 या 25 किलोमीटर की रफ्तार से। तो रात्रि को भी 24 से 28 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। ये रहा दोस्तों मौसम का मिजाज, मंडियों के भाव, आज की समीक्षा, रूस यूक्रेन युद्ध की अपडेट और भादरा की राजनीतिक समीक्षा। तो दोस्तों आज के शाम के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।